सास बहू का ऑटो रिक्शा ढाबा। प्रीतमपुरा गांव में वंशिका अपने पति राहुल और सास जमुना के साथ रहती थी। राहुल अपनी जिम्मेदारी ऑटो चलाकर परिवार के प्रति निभाता था। उसे अपनी ऑटो से बहुत लगाव था, इसलिए उसकी ऑटो का नाम जुनून था। तो वहीं वंशिका घर का अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ जी, आपकी चाय। अरे बहू, अदरक तो डाली है ना चाय में? जी माँ जी। अरे ये कहाँ रह गए? अभी तक अपनी प्यारी ऑटो को चमकाने में लगे हुए हैं शायद। ये कहकर वंशिका घर के बाहर जाती है तो देखती है राहुल अपने ऑटो को साफ कर रहा था। अरे ये लो, चमक गई मेरी जुनून। अरे सारा जुनून अपने जुनून को चमकाने में ही लगा दोगे क्या? तुम चाय पी लो, फिर तुम्हें ऑटो चलाने भी जाना है। अरे भगवान, आ गया मैं, हो गया साफ। और तुम बार बार मेरे जुनून को ऐसे मत बोला करो। तो कैसे बोलूं? एक बात बताओ, तुमने क्या सोचकर अपनी ऑटो का नाम जुनून रखा है? तुम नहीं समझोगी, फिर मैं बताता हूँ। ये मेरे माता पिता ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पैसे जमा करके बड़ी मुश्किल से ऑटो दिलाया था। ऑटो मेरे लिए बहुत अजीज है। मेरे सिर पर इसे चलाने का जुनून सवार था, इसलिए मैंने इसका नाम जुनून रख दिया। ओहो, अभी वैसे ही है। मतलब आपको मजा आता है ना चलाने में? बहुत, इसीलिए तो मैंने घर चलाने का इसे ही जरिया बनाया है। राहुल नाश्ता करने के बाद ऑटो चलाकर निकल जाता है और चौक पर खड़ा होकर कहता है, MB1 रोड, शनि बाजार रोड, देवापुरा, आओ आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, देवापुरा देवापुरा देवापुरा, मैडम देवापुरा। मैडम देवापुरा जाओगे? नहीं भैया। तो कहाँ जाओगे? देवापुर से आगे जाना है भैया, प्रीत विहार कॉलोनी पड़ती है, वहाँ चलोगे आप? मैडम वो तो बहुत आगे है, इसका 150 रुपया लगेगा। अरे नहीं भैया, इतना थोड़ी ना जाते, मैं रोज आती जाती हूँ ऑटो से। कैसी बात कर रहे हैं आप? 100 रुपए ले लीजिए, बस बहुत है। इतना कम मैडम? अरे भैया, रोज मैं इतने में ही जाती हूँ। चलिए बैठ जाइए, बस 110 रुपए दे देना, बोनी का टाइम है। ठीक है चलो। इस तरह से राहुल अपनी ऑटो में उस औरत को बिठाकर प्रीत विहार छोड़ देता है और पैसे ले लेता है। फिर वहाँ से आते वक्त कहता है, नमनपुर नमनपुर नमनपुर। अरे भाई साहब, नमनपुर। नमनपुर जाओगे भाई साहब? नहीं। तो कहाँ जाना है बता दो। अरे कहीं नहीं जाना भैया, मैं अभी अभी एक ऑटो से उतरा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार, आज ठीक से भौनी नहीं हो रही, कोई तो आ जाओ, मेरी जुनून में बैठ जाओ। ओहो। अरे भैया, नमनपुर चलोगे क्या? हाँ मैडम, 200 रुपया लगेगा। ठीक है भैया, आप चलो तो सही। फिर राहुल श्रुति को उस जगह तक छोड़ देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो ऑटो में सारी सवारियां बैठाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। फिर वो घर आता है। अरे वंशिका, मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से पानी लेकर आओ। ले बेटा, पानी पी ले। अरे माँ, आप क्यों पानी लाई? वंशिका को बोला था मैंने। अरे बेटा, वो खाना बनाने के लिए सब्जी लेने गई है। ठीक है माँ। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाते हैं। अपनी उंगली चाटते हुए राहुल कहता है, अरे वाह वंशिका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। शादी से अभी तक तुम्हारे हाथ में वही स्वाद है, बिल्कुल भी नहीं बदली हो जब से। कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया राहुल जी। पता है, मेरी माँ कहती थी शादी से पहले पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा आपके लिए। अच्छा जी, इसलिए माँ भी पापा के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, है ना माँ? हट, पागल के सामने कैसी बातें कर रही है। अच्छा वंशिका, ये लो पैसे, घर का जो भी राशन है ले आना, और मेरी जुनून में गैस भरवाने के लिए पैसे अलग रख देना। ठीक है। सुना माँ जी, आपने इनकी जुनून में गैस भरवाने के पैसे रखने हैं। हफ्ता बीत जाता है। राहुल इसी तरह अपनी जुनून ऑटो रिक्शे को चलाता रहता था। एक बार बारिश में उसकी ऑटो चल नहीं पाती और भरे पानी में फंस जाती है। तो राहुल कहता है, ओहो जुनून, ये क्या हुआ? तुम तो यहाँ बरसात में फंस गई हो, तुम्हें कैसे निकालूं? मुझे ही तुम्हें निकालना होगा। हो जा, निकल जा। राहुल बारिश में जैसे तैसे अपनी ऑटो को खींचता है कि तभी एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार देता है, जिसमें राहुल की मौत हो जाती है। जैसे ही आसपास के लोग राहुल को देखते हैं तो उनमें से कोई जमुना और वंशिका को उसकी मौत की खबर दे देता है। उसका ऑटो तो घर आ जाता है, साथ ही राहुल की मौत से दोनों का बुरा हाल हो जाता है। 2-4 दिन दोनों सास बहू गम में डूबे रहते हैं। तभी जमुना वंशिका को खाना खिलाते हुए कहती है, ले बहू, खाना खा ले। माँ जी, मन नहीं है। बेटा, समझने की कोशिश कर,
बड़ी मुश्किल से ये खाना नसीब हो रहा है राहुल के पैसे का। वैसे ही थोड़े दाल चावल बचे हैं और है भी नहीं, खा ले इसे। अगर माँ जी अब है नहीं तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। बेटा कुछ ना कुछ हमें सोचना ही पड़ेगा, घर तो चलाना है ही। माँ जी क्यों ना मैं ढाबा चला लूं? राहुल जी कहते थे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इससे माँ जी हमारी अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। ठीक है तो हम ढाबा ही खोलेंगे। जहाँ तक सामान की बात है तो मेरे पास कान के झुमके पड़े हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी। पर बेटा ढाबा कहाँ पर खोलोगी? माँ जी वो सामने देखें, आपके बेटे की जुनून खड़ी हुई है, उसी ऑटो रिक्शा में मैं चलता फिरता ढाबा खोलूंगी, जिससे आते जाते लोग इस नई चीज को देखकर आकर्षित होंगे और खाना खाने के लिए आया करेंगे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। अगले दिन ही सास बहू कुछ पैसों की मदद से उस मामूली ऑटो का ढाबा बनाकर उसमें जरूरत की चीजें सजा देती हैं और बोर्ड लगा देती हैं, सास बहू का ऑटो रिक्शा ढाबा। आइए आइए, स्वादिष्ट चटपटा इंडियन साउथ इंडियन खाना खाइए, दाल मखनी, मटर पुलाव, स्पेशल सास बहू ऑटो रिक्शा थाली। आइए आइए, कम पैसों में ज्यादा खाना खाइए। अरे मोनिका, वो देख तो सही, ऑटो वाला ढाबा, मुझे तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं वहाँ का खाना खाना चाहती हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। चले क्या हम दोनों? हाँ हाँ चल, नेकी और पूछ पूछ। इस तरह से दोनों सहेली उनके ऑटो रिक्शा ढाबे पर जाती हैं। आंटी आपकी स्पेशल थाली मिलेगी क्या? हाँ बेटा जरूर, ये लो बच्चों और खाकर जरूर बताना कैसा लगा। सुनिए जरा, मटर पुलाव और लस्सी दीजिएगा। प्रीतम की बात सुनकर वंशिका उसे खाना देती है। धीरे धीरे सास बहू के ऑटो रिक्शा ढाबे पर भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ को देखकर दोनों सास बहू फटाफट खाना देने लगती हैं और लोग खाकर कहते हैं, अरे वाह डिलीशियस, आपका ढाबे का खाना तो बहुत ही अच्छा है, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। और मैंने तो होटल में इतना अच्छा खाना नहीं खाया। ओ वाह, आपकी लस्सी तो बहुत ही टेस्टी है और इतना सस्ते बजट में आपने इतना अच्छा खाना बनाया। आंटी बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया बेटा, ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है, मैंने तो उसकी सिर्फ मदद की है। दीदी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, कोई होटल क्यों नहीं खोल लेती आप? दरअसल आज हमने ऑटो रिक्शा का बिजनेस स्टार्ट किया है, भगवान की कृपा हुई तो होटल भी खोल लेंगे। आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं, देखना एक दिन आप होटल जरूर खोलेंगे। ये लीजिए आपके पैसे। इस तरह से सास बहू पहले दिन काफी अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। अगले दिन भी उनके पास बहुत सारे कस्टमर खाना खाने के लिए आते हैं। कुछ तो अपने ऑफिस के टिफिन भी बनवा देते हैं। वंशिका जी, मैंने सुना है आप ऑफिस के टिफिन में पैक करती हैं, तो क्या आप हमारे ऑफिस में भी खाना भिजवा दिया करेंगे? मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है और आपका खाना भी खाया, बहुत अच्छा बना दिया आपने वाकई में। जी जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको टाइम पर टिफिन भिजवा दूंगी, बस एड्रेस और टाइम बता दीजिए। ये मेरा कार्ड है, जब आप आओगे तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। हाँ अच्छा, चलता हूँ। सुनिए, एक प्लेट पालक पनीर और शाही पनीर दे दीजिए। जी अभी देती हूँ। माँ जी आप इन लोगों का खाना पैक कर दीजिए, मैं जब तक देती हूँ। हाँ बेटा। बहू मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तेरा ऑटो रिक्शा का ढाबा काम कर गया और हमारी कमाई भी काफी अच्छी हो रही है। ये तो है माँ जी। दोनों लोगों को खाना खिलाती हैं। देखते ही देखते सास बहू का ऑटो रिक्शा ढाबा तेजी से चलने लगता है। हर जगह वो अपने ऑटो के ढाबे से मशहूर थीं। साथ ही उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। 1 साल बाद उन्होंने इतनी तरक्की की कि उन पैसों से एक होटल खड़ा किया, जिसका नाम सास बहू का ऑटो रिक्शा होटल था। गरीब पति की 5 पत्नियां। पंकज अपनी माँ कौशल्या के संग हरिपुर गांव की सीमा में रहा करता था। उसके पास एक ठेला था जिसपे वो श्रृंगार का सामान धरकर गांव-गांव में बेचा करता था। खटिया पर पड़ी कौशल्या खांसते हुए कहती है, पंकज बेटा, कल तुझे देखने खातिर रिश्ते वाले आएंगे, तुझे याद तो है ना? माँ मेरे ब्याह की जिद आप छोड़ क्यों नहीं देती? अरे किस बेटी का बाप मुझ गरीब से अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा? ऐसा कहकर पंकज अपना ठेला लिए रवाना हो जाता है, जिसके पीछे से कौशल्या चिंता भरे रुझान से कहती है, अरे ये गरीबी मेरे बेटे के ब्याह में अड़चन बन बैठी है। सोच कर ही मन कचोटने लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पहाड़ जैसा जीवन जाने मेरा बेटा कैसे काटेगा। हे उमापति, इस सावन के पावन महीने में मेरे बेटे का भी जोड़ी बंधन लगा देना प्रभु। पंकज ठेला लेकर उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है, ये पहाड़ का रास्ता पार करना एकदम सरहद पार करने जैसा प्रतीत होता है।
मगर फिर पेट पालने के लिए मुझ गरीब के पास इसे पार करने के सिवा दूजा कोई चारा भी तो नहीं। एकाएक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच से जा रही 5 लड़कियों के ऊपर से जाती है जो अपनी ही धुनी में बढ़ी जा रही थीं। एक ट्रक को आता देख जैसे ही 5 पीछे की ओर सरकती हैं तो उनका पांव फिसलने के चलते वो खाई में जा गिरते हुए कहती हैं, अरे कोई मदद करो, हमें बचाओ, अरे कोई बचाओ वरना ये खाई में निकल जाएगी। पंकज आगे बढ़कर एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम 5 बहनें पहाड़ी बाबा से भेंट करने आए थे। ये शिप्रा, मानवी, साची, धानी और मैं करुणा। तुम्हारा परिचय? मुझ गरीब का नाम पंकज है। साज श्रृंगार का सामान बेचकर गुजारा करने भर कमा लेता हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है, चाहो तो हमारे संग बाबा के पास चल सकते हो। वो सभी एक संग बाबा के पास आती हैं, जहाँ अंतर ध्यान हुए बाबा को देख शिप्रा होड़ में आकर कहती है, बाबा देखिए हम अपने संग किसे लेकर आए हैं। जो है उसे आपसी साझेदारी से 5 बहनें आपस में बांट लो। एकाएक बाबा की आंखें खुलती हैं और करुणा कहती है, बाबा आपने ये क्या कह दिया? पुत्री, अब ये मानव ही तुम 5 बहनों का जीवन संगी है। ये मेरी नहीं, स्वयं शिव शंभू की स्वेच्छा है। मगर बाबा, मैं गरीब एक साथ 5 पत्नियों का भार कैसे उठा पाऊंगा? आज अगर रास्ता सुकड़ा है तो कल सुनहरा भी होगा। जाओ और अपनी 5 पत्नियों के साथ नई जीवनी बसाओ। पंकज गांव के मंदिर में बड़े ही साधारण तौर से उन 5 से ब्याह रचाकर उन्हें घर लेकर आता है। माँ, आज से 5 आपकी बहू हैं। पंकज होशो हवास में तो है। पंकज अपनी माँ के सामने सारी वारदात बयान कर देता है और फिर, अरे ये सतयुग का दौर नहीं, कलयुग का है। पंकज इस घनघोर गरीबी के बीच 5 पत्नियों का पेट भर पाएगा तो? ये सुनकर पंकज की 5 पत्नियां कहती हैं, सासू माँ, हम 5 बहनों ने आपसी साझेदारी से अपने सिंदूर को बांटा है। हम सौतन बनकर नहीं, सहेली बनकर रहेंगी। उनका प्रेमपूर्ण रुझान देखकर कौशल्या के भीतर शांति पड़ जाती है। शुरुआती दिनों में पंकज और उसकी 5 पत्नियों का शादीशुदा जीवन 4 दिन की चांदनी सा रहता है, मगर कौशल्या के स्वर्गवास के साथ मानो अंधेरा छा जाता है। मैं सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। पंकज ठेला लेकर बाजार चल पड़ते हैं, मगर उस दिन सावन उस पे बुरा कहर ढाता है। बरसाती आसमान की ओर निहारते हुए पंकज कहता है, बरसात तो जैसे मुझ गरीब पर बाढ़ के जैसे छा गई है। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। जाने आज अपनी 5 पत्नियों का पेट कैसे भर पाऊंगा। वो निराश मन से घर आता है, जहाँ उसकी 5 पत्नियां उसे चिंता में गोता लगाते देख कोई उसे पानी पूछती है तो कोई उसके पाँव दबाने में भिड़ जाती है। और मानवी कहती है, सुनो जी, खाना खा लो, सवेरे भी भूखे चले गए थे। मानवी, आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए ये खाना तुम 5 खा लो। हम 5 बहनों ने तो सांझ को ही भर पेट खा लिया था, ये खाना आप खा लो। शिप्रा, अपने पति से मिथ्या का खेल रच रही हो। भोर को ही मैंने राशन टटोल कर देख लिया था। चलो आज हम एक ही थाली में खाएंगे। मानवी चूल्हे पर धरे हांडी के भीतर पड़े खाने के हर एक दाने को थाली में उड़ेल देती है। पंकज अपनी 5 पत्नियों को बारी बारी से एक एक कौर खिलाता है कि उसकी आंखों से आंसू की धारा जमीन को भिगोने लगती है। एक पति होने का कोई भी हक मैंने बखूबी अदा नहीं किया है। धिक्कार है मेरे बाजू के बल पर जो मैं तुम 5 को पेट भर खाना भी न खिला सकूं। अजी, हमें आपका क्या दोष? आप तो हम 5 की खातिर भरसक कोशिश में जुटे पड़े हुए हैं। ये क्या कम है कि इस कठिन घड़ी में हम साथ साथ हैं। अगले सवेरे पंकज के जाने के बाद 5 बहनें आपस में बात करती हुई कहती हैं, कल रात हम 5 ने ही अपने पति को गरीबी से बेबस महसूस होता देखा है। हाँ, उनकी पत्नी होने के नाते हम 5 का ये फर्ज है कि हम उनके इस कठिन समय में ढाल बने। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस घड़ी बाजार हाट में चूड़ियों की खूब मांग है। क्यों ना हम भी चूड़ी बेचकर अपने पति का हाथ बटाएं? हाँ, इससे हम अपने पति के कंधों पर लदी गरीबी के जुए को आपस में बांट सकेंगी। 5 अपने पति की गरीबी को मिटाने के खातिर पास पड़े गहने को सुनार से बेचकर अदा किए रकम से चूड़ियां खरीदकर झोली में भरकर अलग अलग गांव में बेचकर सांझ को घर लौटती हुई कहती हैं, सचमुच इस सावन में चूड़ियां बेचने का धंधा एकदम धराधर चल रहा है। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। उस रात पंकज के घर लौटने पर 5 अपने पैसे उसे थमा कर कहती हैं, ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमने अपने गहने बेचकर चूड़ी बेचने का काम शुरू किया है। ये पैसे उसी की कमाई है। अब इनसे आप एक परचून की दुकान खोल लीजिए ताकि आपकी गरीबी मिट सके।
अरे मेरे चलते तुम पांचों को घर से बाहर कदम धरने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। हाँ अजी, एक पत्नी के लिए सबसे कीमती गहना उसका पति होता है। हम पांचों की खातिर वो बेशकीमती गहना तो आप है। आपको हर एक दिन गरीबी की मार झेलता देख हमारा मन कुड़ता है। एक बार आपका काम जम जाएगा तो ऐसे सैकड़ों गहने आप हमारे खातिर बना देना। पंकज अपनी पत्नियों का खुद के प्रति ऐसा प्यार देखकर कहता है, जहाँ कलयुग के इस जमाने में पति की खातिर उसकी एक पत्नी ही ढाह बन जाती है, वहाँ मेरी 5 पत्नी के बीच भी मेरे लिए प्यार की इतनी गहरी छवि देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। पंकज अपनी 5 पत्नियों के दिए पैसे से परचून की एक दुकान खोलता है। धीरे धीरे पूरा गांव उसी के दुकान से सामान खरीदने लगता है, जिसे उसकी गरीबी की रेल पूरी तरह पटरी पर आ जाती है। एक सांच, शिप्रा, मानवी, करुणा, धानी, सांची, जल्दी आओ। 5 एक साथ अपने पति के पास आकर खड़ी होकर कहती हैं, क्या बात है जी, आपने हम पांचों को एक साथ पुकारा? आज मैं पहली दफा अपनी 5 पत्नियों की खातिर भेंट लाया हूँ। 5 एक साथ डिब्बे को खोलती हैं, जिसमें साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ हरी चूड़ियाँ होती हैं, जिसे देख 5 के चेहरे खिल उठते हैं। अब जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सावन का मेला देखने चलेंगे। अपनी 5 पत्नियों को सावन के रंग में रंगा पंकज झरोखे से निहारते हुए कहता है, मेरी 5 पत्नियों के बीच कितना स्नेह है, कितने साफ तौर से इन्होंने एक दूसरे से सुहाग सिंदूर का बंटवारा कर लिया है। इन 5 ने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा किया है। अब मेरी बारी है कि मैं अच्छा पति बनकर इनको सारे सुख दूं। गरीबी के दिन पलटने का सारा श्रेय पंकज अपनी 5 पत्नी को देता है। आखिरकार 5 पत्नियों के प्रयास से ही तो उसकी गरीबी की रेखा मिटी थी। अंत में 5 भी अपने एक पति का प्यार आपस में बांटकर हंसी खुशी रहा करती थीं। चिकन की शौकीन बहू। तामसी, तू आज फिर से चिकन टंगड़ी तोड़ कर आ रही है ना? हाँ माँ, मगर आपको कैसे पता चला? माँ हूँ, तेरे हाव भाव बखूबी भाप सकती हूँ। आजकल तू चिकन की ज्यादा ही चटोरी हुई जा रही है। माँ, चिकन को देखकर ही मेरा चेहरा चमक उठता है और बटर चिकन का स्वाद तो अब भी मेरी जुबान पर बरकरार है। अरे बस बस, बंद कर अपने चिकन का बखान करना। जानती है, तुझे पता है ना, विपुल का पूरा परिवार पंडित है। वो लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए तू चिकन खाने का शौक मायके में ही छोड़ दे, यही बेहतर होगा। माँ, ये चोचलेबाजी मेरे साथ नहीं चलेंगी। मैं चिकन खाना कभी नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन बाद विपुल का परिवार शादी की बात करने तामसी के घर आता है। जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर चटमंगनी पट ब्याह करके तामसी को अपनी बहू बनाकर ले जाती हूँ। जी समधन जी, मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। महीने भर के भीतर शादी का मुहूर्त निकल आता है और शादी की साजबाज भी शुरू हो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के संग तामसी विपुल शादी के बंधन में बंध जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है तामसी के ससुराल का सफर। ससुराल की पहली सुबह तामसी कामकाज निपटा कर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सुमति कहती है, बहू, पुश्तों की परंपरा है, जब भी कोई नई नवेली बहू इस घर में दस्तक देती है तो उसे पंडित पुरोहित के लिए 56 भोग बनाना पड़ता है। ये रही खाने की लिस्ट। सास के स्वर सुनकर तामसी खाना पकाना शुरू करती है। उस दौरान उसके मन में तंदूरी चिकन के ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं, जिसे सोचकर तामसी कहती है, शादी की होड़ में पिछले सप्ताह भर से मैंने चिकन नहीं चखा। एक तो सासू माँ ने 56 भोग की चोचलेबाजी थमा दी है, कहीं सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े रहकर मेरा ही तंदूरी चिकन ना बन जाए। ये मीठे मिष्ठान में तो खाने से रही। एक काम करती हूँ, अपने लिए जोमेटो से तंदूरी चिकन मंगा लेती हूँ। तामसी तंदूरी चिकन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में पुरोहितों को खाना परोसती है कि डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है। मैडम, ऑर्डर ले लीजिए। हाँ हाँ, लाइए। डिलीवरी बॉय तामसी को तंदूरी चिकन थमाकर चल देता है कि सुमति कहती है, अरे बहू, ये डिब्बा तो खाने का लग रहा है। इतने मिष्ठान पकवान बनने के बाद बाहर के खाने में पैसे फूकने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? सुमति का ये सवाल सुनकर तामसी अपने मन में कहती है, माँ जी, अब आपको क्या पता, आपकी बहू तामसी को तंदूरी चिकन खाने की इतनी तलब है। अरे ये अचानक से चिकन की दुर्गंध कहाँ से चकाचौंध हो रही है? बहू, जरा ये डिब्बा तो खोल। अरे माँ जी, ये डिब्बा खोलने की क्या जरूरत है? इसमें तो कुछ नहीं है।
चिकन की दुर्गंध तो कहीं और से आ रही है। अरे बहू, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? जैसे इस डिब्बे में चिकन है, डिब्बा खोलना, मुझे जानना है इसमें क्या है। तामसी जैसे ही खाने का डिब्बा खोलती है, सुमति तंदूरी चिकन देखकर तिलमिला उठती है कि पंडित कहते हैं, अरे घोर पाप, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन हो, हम वहां एक पल चिन्ह भी नहीं ठहर सकते। पुरोहित के जाते ही सुमति अपनी बहू पर बिगड़ते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा बहू, पुश्तों में ये पहली दफा है जो हमारे घर में किसी ने मांस मंगाया है। नास पीटी, सारा घर नाश दिया। गुस्से में बौखलाकर सुमति डिब्बा ले जाकर बाहर फेंकते हुए कहती है, अगर आज के बाद भावी भविष्य में इस चौकट के अंदर चिकन लाने की गुस्ताखी की तो मुझे चांडालनी बनने में देरी ना होगी। समय गुजरता है। तापसी को अपनी सास की भांति ही सात्विक साधारण खाना पड़ता है। एक सांझ विपुल कहता है, अरे तामसी, तुम इतनी कुम्हलाई कमजोर क्यों लग रही हो? खाने को नहीं मिल रहा है क्या? विपुल, 1 सप्ताह हो गया ये साग सब्जियां खाकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरी भूख का इलाज तंदूरी चिकन है। प्लीज मुझे चिकन खिलाने चलो, ये घास फूस खाकर मैं ऊब गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें चिकन खिलाने ले चलता हूँ। ये कहकर दोनों दंपति सैर सपाटे के बहाने चिकन खाने KFC आते हैं। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, मेन्यू में देखकर ऑर्डर कर दो। तामसी मेन्यू लिस्ट में ताकते हुए कहती है, ये तंदूरी और बटर चिकन तो मैं बहुत बार खा चुकी हूँ। आज मुझे ये मलाई चिकन, लेग पीस, कढ़ाई चिकन और मेरा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन खाना है। कुछ ही देर में चिकन टेबल पर आ पहुंचता है और विपुल तामसी को तंग करते हुए कहता है, अरे ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए ये अलग अलग किस्म के चिकन और तुम्हारा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन। चिकन देखकर तामसी की आंखें चमक उठती हैं और वो चिकन पर ताबड़तोड़ टूट पड़ती है। वाह, ये KFC के फ्राई चिकन तो एकदम जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद इस चिकन का स्वाद चखा है। कुछ घंटों बाद दोनों घर लौटते हैं। ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीने के मंजर में ढलने लगता है। जब कभी तामसी को चिकन खाने की खुमारी चढ़ती तो विपुल उसे बाजार के बहाने बाहर लाकर चिकन खिला दिया करता। एक रात, विपुल, मुझे अचानक चिकन खाने का बड़ा मन हो रहा है। तामसी, रात के 11 बज रहे हैं और तुम्हें चिकन का चटकारा लगाने का मन कर रहा है। अरे बुद्धू, जोमेटो डिलीवरी 24 घंटे चलती है। झट से जोमेटो से 2 बड़े बटर चिकन ऑर्डर कर दो। विपुल झट से चिकन ऑर्डर करता है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। अरे तुम्हें बहुत ही चौकन्ना होकर चिकन खाना होगा। जानती हूँ, क्योंकि अगर जरा भी शोर शराबा हुआ तो सासू माँ की आँख खुल जाएगी। तामसी टेबल पर बैठकर चिकन खाने लगती है। तभी विपुल का भी मन ललचा उठता है। ऐसे भूखे नजरों से ताकने से अच्छा टूट पड़ो। देख लेना, तुम्हें भी चिकन खाने की खुमारी चढ़ जाएगी। अब तुम कहती हो तो खा ही लेता हूँ। चिकन खाने की होड़ में भूल चूक से दोनों न सिर्फ दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, बल्कि चिकन की हड्डियां डस्टबिन में डालना भूलकर सोने चल देते हैं कि तभी चिकन की चकाचौंध खुशबू को भांपकर कुत्ते भौंकते हुए उनके घर में घुस आते हैं। कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? कहीं मोहल्ले में कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस आया? चलकर देखती हूँ। जैसे ही सुमति अपने कमरे से हॉल में आती तो टेबल पर हड्डियों के ढेर पर भिड़े कुत्तों को देख वो डंडा उठाए उन्हें खदेड़कर विपुल और तामसी को उसी रात उठाती है। मेरी मनाही के बावजूद भी चिकन कैसे आया इस घर में? वो तामसी का ही मन था। माँ जी को देख बीच मझधार में झूठ बोल रहे हैं। जब चिकन चख रहे थे तब। मुझे ये सफाइयाँ नहीं सुननी। इसी समय तामसी बहू हर एक कोना अच्छे से साफ करेगी, यही इसकी सजा है। तामसी फौरन सफाई करने में जुट जाती है और सुमति कहती है, शायद सास का शासन सहकर ही इसकी ये मांस मदिरा खाने की बुरी लत छूट जाए। इतने पर भी तामसी चिकन खाना कहाँ छोड़ने वाली थी। एक सुबह सुमति समाचार देख रही होती है। आज की सनसनीखेज खबर, देश भर में चिकन से हुई सैकड़ों लोगों की मौत, बढ़ रहे बर्ड फ्लू से चिकन पर लगी पाबंदी। चलो बला टली, ये सुनहरा समाचार सुनकर आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है। सुमति की ये बात सुनकर तामसी कहती है, जितना भी जश्न मनाना है मना लो सासू माँ, मगर मेरी भूख का इलाज चिकन मुझे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। चिकन पर पाबंदी लगने के बावजूद भी कई जगह कसाई चोरी छिपे चिकन बेचते हैं। तामसी उनसे चिकन खरीदकर सुमति के सो जाने के बाद
अक्सर रात में बनाकर भूख मिटाती। ऐसे ही एक सप्ताह बीतने पर एक रोज वो बेहोश हो जाती है। अरे ये अचानक बहू बेहोश कैसे हो गई? लगता है घर में खुशखबरी आने को है। सुमति और विपुल तामसी को अस्पताल लाती है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। तभी तामसी बेहोशी से बाहर आती है। डॉक्टर, ठीक तो हूँ ना मैं? शायद आपने ऐसा नॉनवेज खाया है जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था। आपको बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है। इसका मतलब तू चोरी छिपे भी चिकन चर रही थी। अरे कितना चिकन का चाव चस्का लगाए तुझको, मुर्गे ने मरीज बना दिया तुझे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपको एंटीवायरल इंजेक्शन दे दिया है, अब आप सुरक्षित हैं। तकरीबन एक सप्ताह में तामसी की सेहत में सुधार आ जाता है, जिसके बाद वो भावी भविष्य में कभी चिकन नहीं खाती, बल्कि घर का बना संतुलित खाना खाने लगती है। किटी पार्टी वाली सास बहू, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हाँ ऋतिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम दोनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, हम दोनों से जो भी हुआ उसे हमारी एक भूल समझकर हमें माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। काश मैं तुम्हें माफ कर पाता, लेकिन तुम दोनों ने तो हमारा इतना दिल दुखाया है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक बार तो हमारे बारे में सोचती। बेटा ऐसे मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ को माफ नहीं करेगा? ससुर जी, हम जानते हैं कि हम दोनों सास बहुओं ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। अरुण और ऋतिक दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों सास बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं। आखिर दोनों सास बहू इस तरह क्यों रो रही होती हैं? आखिर उन दोनों ने ऐसा क्या किया होता है जिसकी वजह से उनके पति उन्हें माफ करने के लिए इतना सोच रहे होते हैं? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरुण अपने बेटे ऋतिक के साथ ड्यूटी से आकर अपनी पत्नी रीना को आवाज लगाता है। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। पिताजी, माँ का मेरे पास फोन आया था। वो दिशा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ फिर किटी पार्टी करने गई हैं। अरे मैंने कहा था कि थोड़ा बाहर जाओ, किटी पार्टी करो, लोगों से मिलना जुलना करो, लेकिन इन्होंने तो अब हद ही कर दी। पिताजी, हम पूरे दिन कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन दिशा और माँ को पैसे खर्च करने में जरा भी अफसोस नहीं होता। ये औरतें होते ही ऐसी हैं। मर्द अगर ध्यान न दे तो इन्हें दिक्कत, अगर ध्यान दे तो दिक्कत, अगर थोड़ी सी ढील छोड़ दे तो फिर समझो पतंग कट गई। अरे पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी रोज किटी पार्टी में जाती है। अरे हम दोनों यहाँ भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, क्या इन्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं? एक काम करो, अपनी माँ को फोन मिलाओ। ऋतिक अपने पिता के कहने पर अपनी माँ को फोन मिलाता है और अपने पिता को पकड़ा देता है। जैसे ही रीना फोन उठाती है, फोन के बैकग्राउंड से गानों की बहुत तेज आवाज आने लगती है। अजी आप क्या कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम दोनों? हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जरा तेज बोलो। मैंने कहा कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कब तक घर लौटोगी? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। ऐसा कहते कहते रीना फोन काट देती है, जिसके बाद वह अपनी बहू दिशा से कहती है, अरे दिशा बहू देख ले, मेरे मजनू का फोन तो आ गया, अब तेरा मजनू तुझे फोन करेगा। आता ही होगा, आता ही होगा, अभी आप केवल 2 मिनट रुकिए। दिशा इतना कहती ही है कि तभी उसके पास ऋतिक का फोन आ जाता है। अरे दिशा, तुम दोनों कहाँ पर हो? माँ को हमारी आवाज नहीं आ रही थी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो हेलो, अजी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो। दिशा की ये बात सुनकर गुस्से से ऋतिक फोन काट देता है। अरे वो दोनों क्लब में हैं, किटी पार्टी करने के बहाने ये दोनों क्लब जाती हैं। तभी ऋतिक के पास एक ईमेल आती है, जिसे पढ़ते हुए ऋतिक शौक के साथ कहता है, क्या क्या ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? 1 महीने में 3 लाख रुपए की शॉपिंग। ओहो, देखो तो सही, इन्होंने तो बिल्कुल हद पार कर दी। अब पानी मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। आखिर माँ ने इतना पैसा उड़ाया कहाँ? और ये सिर्फ तेरी माँ ने नहीं, तेरी बीवी ने भी उड़ाया है। मैं तो उन दोनों की इन सब करनी से बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है पिताजी? क्या आपने अमेज़न और फ्लिपकार्ट और नायका का काम घर में ही खोला है? अरे पागल हो क्या, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे ये सब तो तुम्हारी माँ की ऑनलाइन शॉपिंग है, और इससे कहीं ज्यादा तुम्हारे कमरे में है। अरुण ऋतिक को उसके कमरे में ले जाता है और दिशा की अलमारी में इतने सारे बिना खुले ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बे दिखाता है।
ये सब देखकर ऋतिक अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने पिता से कहता है, इसलिए हम इतना पैसा कमाते हैं, हमारा पैसा इन सब चीजों में बर्बाद हो रहा है। हमें ये सब रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है, चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कर। एक तरफ अरुण अपने बेटे ऋतिक को अपनी पत्नी और अपनी बहू को सबक सिखाने का प्लान समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ दिशा और रीना दोनों शराब के नशे में घर की तरफ लौट रही होती हैं। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे माँ जी, घर आ गया। बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला। लैला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पर कोई खड़ा है, लैला कट्टा का भिड़ा है। मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की मूंछ मार के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को वजन बना कर कहा चल दी प्यार की पुंगी बजाकर। दिशा अपनी सास रीना को संभालने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, अरे आज तो पुंगी हम दोनों की बचने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दिशा और रीना घर के अंदर जाते हैं, उन्हें अरुण और ऋतिक हाथ में बैग लिए खड़े हुए नजर आते हैं। ओहो पति देव, कहाँ से आ रहे हो? आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ इस घर को और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए। दिशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी ऋतिक दिशा से कहता है, मैंने और पिताजी ने ये फैसला लिया है कि आज के बाद हम दोनों तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। हम तुम दोनों को डिवोर्स के लिए पेपर भिजवा देंगे। उन दोनों की बातें सुनकर दिशा और रीना उन दोनों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी बगैर सुने ही घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिशा और रीना को अरुण और ऋतिक के बिना कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, अब क्या करें, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे अब क्या बताऊं, उन दोनों ने हमारे अकाउंट सील करवा दिए, हम एक भी पैसा नहीं निकाल सकते उनके बिना। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दिशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर एक कुरियर वाला होता है। एक कुरियर रीना के लिए है और एक दिशा के लिए। माँ जी के लिए और मेरे लिए कुरियर? लेकिन ये किसने भेजा? दिशा कुरियर लेकर अंदर आ जाती है, जिसके बाद वह दोनों अपने अपने कुरियर खोलते हैं। उसके अंदर डिवोर्स के पेपर होते हैं, जिन्हें देखते ही वह दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में बुलाया था। अब तो तू सब मेरे ऊपर डाल देगी। अरे भूल गई, तूने और मैंने पूरे 3 लाख रुपए की शॉपिंग की थी। ऋतिक जी मुझे डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए माँ जी, हम उनके पैरों में गिर जाते हैं। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, चल जल्दी चल। दिशा और रीना दोनों किसी तरह ऋतिक और अरुण के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगते हैं। तभी अरुण कहता है, फ्लैशबैक से बाहर, तुम दोनों ने जो किया है वो सब माफी देने लायक तो नहीं था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और दिशा मेरे बेटे की बहू है, इस नाते मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। माफी के साथ साथ अब तुम दोनों को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस हमें आखिरी मौका दे दो। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे, आज के बाद हम कोई भी किटी पार्टी नहीं करेंगे। उन दोनों का ये बर्ताव देखकर अरुण और ऋतिक उनसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते, जिसके बाद रीना और दिशा को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और वह दोनों अपने पतियों का ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। ये सब देखकर अरुण और ऋतिक दोनों उन्हें उनकी जरूरत की चीजें उनके कहने से पहले ही लाकर दे देते हैं और अब सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए, यूं बीच मझधार में मेरी बेटी को ठुकरा कर न जाइए। देखो बैजू, ये रिश्ता बांके के बेटे के लायक नहीं। अरे कहाँ मेरा बेटा चांद सा चमकता और कहाँ तुम्हारी बेटी अमावस की काली स्याह रात। ये मेल नहीं मिलेगा। अगर अपनी छोटी बेटी को मेरे बेटे से ब्याहना है तो बोलो। सारंगपुर गांव में रहने वाले बैजू की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम गौरजा और अनुजा है। दोनों के रूप रंग में बड़ा अंतर है। हे विधि के रचयिता, अरे आखिर क्यों तूने मेरी दोनों बेटियों के स्वरूप में इतना अंतर बनाकर रचा? अरे बड़ी बेटी के रहते कैसे मैं छोटी बेटी का ब्याह रचा दूं? क्या सांवला सूरत होना इतना बड़ा गुनाह है कि जो भी आता है मेरी बेटी के पक्के रंग को देखकर इस पिता की पगड़ी उछाल जाता है। देख रही है काली कमली, तेरे काले रंग के कारण पिताजी की आंखों में आंसू भरे हैं, खुद को दोषी समझ रहे हैं। अरे इस जन्म में तेरे इन काले मटैले हाथों में शादी की रेखा शायद ही है। मेरे गोरे सुंदर शरीर की काली परछाई है तू। अपनी छोटी बहन की बुरी बातें और बेबस पिता को रोता बिलखता देखकर गौरजा नंगे पांव दौड़ते हुए खेत चली जाती है, जहां एक बंजर खेत के बीचों बीच उसे एक सैंडल जमीन में सना हुआ दिखाई देता है। अरे ये तो सैंडल है, इसकी आकार आकृति कितनी सुंदर है। मिट्टी में सने सने ये सैंडल काफी मैला हो गया। गौरजा उस
पीके पुराने सैंडल के जोड़े को घर लाकर उन्हें धो पोंछ कर सुखा देती है, जिससे सैंडल चमक उठता है। और कमरे में गौरजा सैंडल से बातें करते हुए कहती है, अरे साफ करने के बाद ये सैंडल तो बहुत सुंदर है। इस सैंडल का स्वरूप बेहद सुंदर हो गया। गौरजा सैंडल के जोड़े को निहार ही रही थी कि अचानक तेज चमक से चकाचौंध होती है, जिसके साथ उस सैंडल पर इंसानी अक्ष, आंख, नाक, मुंह दिखाई पड़ता है। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक बार इस सैंडल का पहरावा अपने पैरों में पहन लो ताकि मैं आजाद हो सकूं। जैसे ही गौरजा उस सैंडल के जोड़े को अपने पाँव में पहनती है, सैंडल की चमक पहले की भांति से और ज्यादा प्रकाशित होकर ऊपर की ओर उठकर एक परी में परिवर्तित हो जाता है। उस परी का स्वरूप सिंड्रेला रानी परी सा सुंदर था। सर पर सुनहरा ताज, अद्भुत पहरावा, प्यारे प्यारे पंख, हाथों में जादुई छड़ी। ये स्वरूप तो सिर्फ परी रानी का होता है। तुमने सही पहचाना गौरजा, मैं एक जादुई परी रानी ही हूँ। मगर तुम इस सैंडल के अंदर कैसे पहुंची? तकरीबन 15 साल पूर्व एक बुरी जादूगरनी ने मुझसे असीमित शक्तियों की मांग की और मेरे इनकार करने पर उसने कौतुक कोलाहल से मुझे इस सैंडल में कैद कर दिया। तब से मैं हर एक दिन, सप्ताह, महीने इसी प्रतीक्षा में थी कि एक ना एक दिन कुदरत मुझे अपने बंदे के जरिए मुझे इस सैंडल की कैद से उबारेगी। आज परी रानी का हृदय बेहद प्रफुल्लित है। कहो, परी रानी तुम्हारी कैसे मदद कर सकती है? परी रानी, मेरा रूप बेहद काला है। मेरे सुंदर ना होने के कारण मेरी छोटी बहन अनुजा हर घड़ी अपने गोरे सुंदर रूप का बखान करके मेरे हित में कड़वा बोलबाला सुनाती है, जो शायद सच में मेरे सुंदर ना होने के कारण अब तक सैकड़ों रिश्ते टूट गए। मेरे ब्याह ना होने से पिताजी खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। ये सुनकर परी रानी अपनी जादुई छड़ी से गौरजा का रूप एकदम गोरा और सुंदर बना देती है। अपने सुंदर अक्ष को शीशे में देख गौरजा स्तब्ध रह जाती है। क्या ये सचमुच में मेरा स्वरूप है? क्या मैं असल जिंदगी में इतनी सुंदर हो चुकी हूँ? ये सच है या कोई सपना? ये खरा सत्य है गौरजा। जादुई परी रानी अपनी छड़ी से जमीन पर एक तेज प्रकाश उज्जवल करती है, जो एक जादुई सोने के सैंडल में उभर जाते हैं। सोने का सैंडल, ये तो बहुत सुंदर है। गौरजा, तुम जैसी भली मानव से मेल मिलाप करके मेरा मन बेहद हर्षित है, इसलिए मैं भेंट में तुम्हें ये जादुई सोने का सैंडल देती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी गैर हाजिरी में ये जादुई सैंडल तुम्हारी प्रत्येक मांगों को परिपूर्ण करेगा। अलविदा गौरजा। जैसे ही परी रानी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है, वो गायब हो जाती है, जिसके बाद गौरजा उस सैंडल से कहती है, परी रानी के दिए सैंडल का जादुई प्रमाण पता करने के लिए मुझे इससे कुछ मांगकर देखना चाहिए। मगर क्या मांगूं? हाँ, मेरी जादुई सोने की सैंडल, इसी पलछिन मुझे मेरा रूप संवारने के लिए सौंदर्य प्रसाधन दो। गौरजा के शब्द स्वर खत्म होते ही जादुई सैंडल पर तेज ज्योमय प्रकाश कमरे के चारों ओर फैल जाता है। दोनों जादुई सैंडल पर इंसानी अक्ष कायम होकर अपने मुंह से एकाएक सैकड़ों सौंदर्य प्रसाधन बाहर निकलता है। वाह, इन जादुई सैंडल ने अपना पुख्ता प्रमाण देकर सचमुच में दर्शा दिया कि ये परी रानी का उपहार है। सुनो मेरे जादुई सैंडल, अब मुझे पहनने के लिए सुंदर सुंदर पहरावा दो। जो हुकुम मेरे आका। अरे, इंसानी अक्ष के साथ साथ इस जादुई सैंडल जोड़े को तो कंठ स्वर भी एक समान, क्योंकि हमें जादुई परी रानी ने अपने इंद्रजाल से बनाया है। परी रानी से मिले जादुई सैंडल से गौरजा अपने रूप को सुंदर बना लेती है। तभी कमरे में अनुजा आती है, जो गौरजा का गोरा रूप देखकर हक्की बक्की रह जाती है। क्या हुआ अनुजा? मेरा सुंदर स्वरूप देखकर तुम्हारे तो स्वर शब्द ही समाप्त हो गए। अरे, ऐसा कौन सा रूप मंत्र लगा लिया तुमने? एक ही पहर में तुम्हारे रूप की काया पलट हो गई। चुप्पी साध कर क्यों खड़ी हो? अपना ये राज बहन के साथ साझा नहीं कर सकती? मैं जानती हूँ कि बड़ी बहन का खुद से बेहतर रूप देखकर इस बात की होड़ हो रही है कि कैसे मुझसे ज्यादा सुंदर बन जाओ। मेरा ये स्वरूप और ये सब कुछ इस जादुई सैंडल की वजह से हुआ है, जो मुझे परी रानी ने दिया है। चाहो तो तुम भी इस सैंडल के प्रयोग से अपना रूप और निखार संवार सकती हो। मुझे तुम्हारे एहसान के तले दबने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अपना ये जादुई सैंडल अपने पास रखो। मेरा रूप पहले ही तुमसे बेहतर था, अब भी बेहतर है और आगे भी रहेगा। अनुजा अपनी बड़ी बहन के सामने झूठे बखान का स्वांग रचाकर वहाँ से चली जाती है, मगर गौरजा के सो जाने के बाद वह देर रात दबे पांव उसके कमरे से जादुई सैंडल चुरा कर अपने कमरे में लाती है। अरे ओ परी रानी के जादुई सैंडल,
जल्दी से अनुजा के सुंदर गोरे स्वरूप को भी और भी ज्यादा सुनहरा सुंदर बना दो, ताकि मेरी बड़ी बहन का बदला स्वरूप भी मेरे रूप के आगे फीका पड़ जाए। अनुजा के स्वार्थी शब्द सुनकर जादुई सैंडल पुनः प्रकाशमान तो होता है, मगर उसके अक्ष मुख से निकली चमक जैसे ही अनुजा के शरीर को सर से पांव तक सराबोर करती है, उसका स्वरूप एक काली भद्दी लड़की में बदल जाता है। ये क्या भला है? मेरा स्वरूप सुंदर होने के बजाय काली कुरूपा में कैसे बदल गया? अनुजा बिगड़ा बेबाक मुंह बनाती है। तभी जादुई सैंडल से सैकड़ों साधारण सैंडल उसके सर पर बौछार करके उसे गौरजा के पास लाकर खड़ा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। बिल्कुल नहीं, आज हम दोनों जादुई सैंडल मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। शोरगुल सुनकर गहरी नींद में सो रही गौरजा उठ जाती है। अनुजा, ये तुम्हारे रूप को क्या हो गया? हम बताते हैं। आपके सोने के बाद ये लोभी जादुई सैंडल को चुराकर अपना स्वार्थ साधने के लिए हमसे सर्वोपरि सुंदर रूप की मांग कर रही थी, इसलिए हमने उसका रूप बदल दिया। अब तुम्हें भविष्य में इसी रूप के साथ रहना होगा। ऐसा मत करो, इस बुरे भद्दे रूप के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा पहला स्वरूप ही लौटा दो। कभी नहीं, हम सिर्फ हमारे आका का स्वर शब्द ही सुनती हैं और किसी का नहीं। मेरी जादुई सैंडल, अनुजा को उसका अक्ष लौटा दो। ठीक है आका। जैसे ही जादुई सैंडल का प्रकाश अनुजा के भद्दी अक्ष पर प्रकाशित होता है, वह सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना से अनुजा को बड़ा सबक मिलता है। कुछ सालों बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है, मगर आज भी परिरानी का जादुई सैंडल गौरजा के पास है, जो उसकी मदद करता है। साथियों, कभी अपने रूप का गुमान न करें, क्योंकि समय के साथ सुंदरता का सूरज अस्त होने से कोई नहीं रोक सकता।